नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस प्लस इकोनॉमिक टाइम्स इन तीनों न्यूज़पेपर के एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम ऐसी खबरें डिस्कस करेंगे जो आपके इनकम, एक्सपेंडिचर, जॉब प्रोस्पेक्ट्स, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स और आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, इन पांचों चीजों को जो भी चीजें अफेक्ट कर रही है इस टाइम पे, जो भी कोई न्यूज आ रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, जियोपॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिक हो, फाइनेंस हो, हम उस हर एक न्यूज को एनालाइज करेंगे, डायसेक्ट करेंगे डिटेल में। तो अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं तो ज़रूर इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। शुरुआत करते हैं आज के एक ओवरव्यू से कि हम क्या-क्या आज डिस्कस करने वाले हैं, क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं दुनिया भर में। तो अगर आप देखेंगे तो एक सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है ऑटोमेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। ऑटोमेशन किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकता है और यहाँ पे कई ऐसे भी डेटा है जैसे कॉल सेंटर्स जहाँ पे 80% इम्प्रूवमेंट आ सकती है प्रोडक्टिविटी में ऑटोमेशन की वजह से। टेस्ला का एक राइवल है विनफास्ट, ये रेडी कर रहा है कि इंडिया ड्राइव ये शुरू करेगा फॉर एक्सपोर्ट हब। तमिलनाडु में इसने मेजर प्लान्स बनाए हैं कि ये सबसे अपना पहला स्टॉप बनाने वाला है तमिलनाडु को मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगला आर्टिकल है प्राइवेट बैंक्स के बारे में। प्राइवेट बैंक्स में ना क्रेडिट कॉस्ट ऊपर गया है, बढ़ा है Q3 में हायर प्रोविजंस की वजह से। तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कुछ चीजें टेक्निकल होंगी जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों को शायद ना समझ में आए, लेकिन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम इसे डायसेक्ट करेंगे और बहुत ही सिंपल लगेगा आपको, लेकिन इंटरेस्टिंग है काफी। इंडिया लुक्स टू ब्रिंग मोर वुमेन इनटू वर्कफोर्स। इंडिया वर्कफोर्स में और वुमेन को लाना चाहता है, लेकिन ये कैसे होगा, क्या मेजर्स होंगे, ये अभी हमें जानना होगा। पुट क्लाइमेट चेंज एट सेंटर फॉर ग्रोथ, एक एडिटोरियल आर्टिकल है जहां क्लाइमेट चेंज को हम बोल रहे हैं कि हमें सेंटर में रखना चाहिए। अगला आर्टिकल है आरबीआई इज गॉट अ टफ कॉल इन फरवरी एज ग्लोबल पेयर्स ऑप्ट फॉर रेट कट्स। अब आरबीआई कहीं ना कहीं ऐसा ना एक साइडलाइन होता जा रहा है। अगर आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ सेंट्रल बैंक रेट कट कर रहे हैं, आरबीआई ने अभी तक किया ही नहीं है। हमने पॉज कर रखा है और हमारा इन्फ्लेशन रेट भी हमें कई बार धोखा दे रहा है, हमारे एस्टिमेट से काफी ऊपर चला जा रहा है। तो डिस्कस करेंगे कि क्या यहाँ पे आरबीआई की पॉसिबिलिटीज हैं जो हो सकती है फरवरी के एमपीसी में। इंडिया ओमान एफटीए टॉक्स नियरिंग कंप्लीशन। अच्छा, इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर डालते रहता है इकोनॉमिस्ट कि भाई आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करो सारी कंट्रीज के साथ, तभी ट्रेड बढ़ेगा, कंप्लायंसेस कम होंगे। तो इंडिया ओमान एफटीए टॉक्स अभी कंप्लीशन के स्टेज पर हैं और हो सकता है बहुत ही जल्द ये कन्वर्ट हो जाए। ट्रेड पार्टनर और एडवर्सरी, ये एक एडिटोरियल आर्टिकल है जहां चाइना के बारे में हमें रीथिंक करने के लिए कहा जा रहा है। जो स्ट्रैटेजी है कि ये हमारा ट्रेड पार्टनर है या हमारा एनिमी है, क्या है ये, आप क्लियरली डिफाइन करो और उसके हिसाब से आप कदम बढ़ाओ आगे। आते हैं अगले आर्टिकल पे, ये है लिटिल टू चीयर फॉर इन अर्ली बर्ड शोइंग। अर्ली बर्ड शोइंग मतलब क्या है, यहाँ पे जो रिजल्ट्स आए हमारे लास्ट क्वार्टर के शेयर बाजार में, अगर आप देखेंगे रिजल्ट सीजन चल रहा है, जितनी भी कंपनीज है चाहे आप उसमें काम करते हो, आप जरूर देखना कि आपकी कंपनी का रिजल्ट कैसा आया है, ऑन एन एवरेज कितना हाइक हुआ है आपकी कंपनी में, ऑन एन एवरेज इनका प्रॉफिट कितना ग्रोथ हुआ है। ये सारी चीजें आप देख सकते हो उनके रिजल्ट्स में, और आगे क्या विजन है, किस डिपार्टमेंट पे ये सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं। क्योंकि अगर कोई कंपनी करे मैं एआई पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करूंगी तो सबसे ज्यादा सैलरीज के लिए भी जो बड़े बजट बनेंगे वो वहीं के लिए बनेंगे, ऐसा है। तो ये सब जानना भी बहुत ज़रूरी है। अपनी कंपनी का भी विज़न देखना बड़ा ज़रूरी है। आप रीड किया करिए अपनी कंपनी का विज़न कि क्या कहता है जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, काम करने की सोच रहे हैं। REER डिक्लाइन्स इन दिसंबर आफ्टर नवंबर पीक। कुछ दिन पहले मैंने आप सबको समझाया था कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या होता है रुपये का, और कैसे इसके हिसाब से रुपया अभी भी 8% ओवर वैल्यूड था। तो आप कहोगे यार रुपया तो नीचे गिरते जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद रुपया 8 से 10% ओवर वैल्यूड था डॉलर के अगेंस्ट। तो और दूसरे बास्केट्स ऑफ करेंसीज के अगेंस्ट मैं कहूंगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक बार और फिर से कि RER क्या होता है, ताकि जो नए व्यूअर्स हैं वो भी इसे समझ पाए। इंडिया इनकॉर्पोरेशन लैंड्स इन डावोस as summit begins today in Trump's shadow। यहाँ पे डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट हो रहा है जहाँ पे इंडिया इनकॉर्पोरेशन लैंड कर रहा है। इंडिया के पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन सारे यहाँ पर आने वाले हैं। स्टैट्स गुरु, यहाँ पे स्टैट्स डिस्कस करेंगे हम कमर्शियल रियलिटी की, मतलब रियल एस्टेट में जो कमर्शियल रियल एस्टेट है, यहाँ पे डिमांड तो ग्रो कर रहा है लेकिन सप्लाई एक्चुअली लिमिटेड है। तो इसका विपरीत हमें लग रहा था कि होगा सिचुएशन, बट यहाँ पे सिचुएशन कुछ और ही है। इसके बाद आता है अगला आर्टिकल, एन अनसर्टेन वर्ल्ड इंडिया नीड्स टू इंप्रूव इट्स ग्रोथ पोटेंशियल। अनसर्टेन वर्ल्ड है और इंडिया को बहुत जरूरी है कि वो अपना ग्रोथ पोटेंशियल को इंप्रूव करे। तो ये सारे आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस न्यूज़पेपर के वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से, ऑटोमेशन फॉर इंप्रूवमेंट। कैसे ऑटोमेशन प्रोडक्टिविटी बूस्ट कर सकता है कंपनीज के लिए, आप ये खुद देखो। यहाँ पे 24% ऑफ 10,000 टास्क इन क्रिटिकल इंडियन इंडस्ट्रीज, जो 10,000 क्रिटिकल टास्क है ना हमारे इंडियन इंडस्ट्री में,
इसमें से आप ये देखिए, ये 24% मतलब 2400 फुल्ली ऑटोमेट हो सकता है। मतलब यहाँ पे कोई किसी भी इंटरवेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, ह्यूमन इंटरवेंशन की, पूरी तरीके से ये ऑटोमेट हो सकता है। एंड जो दूसरा 42% है बाकी, इसमें सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकता है टू फ्री 8 टू 10 आवर्स वीकली फॉर कॉर्पोरेट वर्कर्स। तो मतलब वहाँ इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी कि वहाँ 42% इम्प्रूवमेंट आ जाएगा प्रोडक्टिविटी में। जो सॉरी 42% जो है वहाँ पे फ्री 8 से 10 घंटे बस वीकली होंगे कॉर्पोरेट वर्कर्स के लिए, इतना ही होगा उनका काम, मतलब डेली का 2 घंटा मुश्किल से, दैट्स इट। ये स्टडी हुई है ईवाई द्वारा, अर्नेस्ट एंड यंग एक काफ़ी बड़ी फर्म है। एंड ये कहा जा रहा है कि जो टाइम सेव होगा विल बूस्ट प्रोडक्टिविटी बाय 2.61% इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बाय 2030 एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा 2.82% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपेक्टेड है कि इंपैक्ट करेगा 38 मिलियन मतलब 3 करोड़ 80 लाख ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एम्प्लॉइज को। और जो स्टडी है इसे कहा जाता है आई थिंक ये है ए आइडिया ऑफ इंडिया 2025 polled 25 C-suite participants to offer insights on generative AI and its adoption by companies। तो यहाँ पे सर्वे किया गया और यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि 80% इंप्रूवमेंट प्रोडक्टिविटी का आ जाएगा कहाँ पे, कॉल सेंटर्स में ऑटोमेशन की वजह से। 61% इंप्रूवमेंट होगा डेवलप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज में। 45% बूस्ट होगा कंटेंट डेवलपमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में। 44% इंप्रूवमेंट होगा कस्टमर सर्विस। 41% प्रोडक्टिविटी राइज इन सेल्स एंड मार्केटिंग। एंड अगर आप जनरेटिव एआई देखेंगे, 36 फर्म्स जो है उन्होंने अभी तक जेन एआई प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या पायलट नहीं फिनिश किया है। 34% ने फिनिश कर लिया है, 30% का कहना है कि पीओसी प्रोग्रेस में है एंड 15% ने टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अडॉप्ट कर ली है। तो 35% फर्म्स है उनके पास जनरेटिव एआई टैलेंट है, लेकिन उन्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। 24% के पास टैलेंट नहीं है और उनका कोई एक्विजिशन प्लान भी नहीं है। और 22% ने अभी तक कोई स्पेसिफिक जेन एआई स्किल्स के बारे में सोचा ही नहीं है। तो इस तरीके से ये डेटा है। तो कहीं ना कहीं ऑटोमेशन आ रहा है एंड यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो रही है, लेकिन यस जॉब्स काफी खतरे में। और इंडिया के लिए मैं कहूंगा बहुत ज्यादा अच्छी खबर भी नहीं है, क्योंकि इंडिया में वी हैव लेबर सर्प्लस, वी हैव पीपल जिन्हें हमें जॉब प्रोवाइड करना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है। तो ये पहले से ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है। टेस्ला राइवल विनफास्ट रेडीज इंडिया ड्राइव फॉर एक्सपोर्ट हब। वियतनामीज इलेक्ट्रिक व्हीकल मेजर है, ठीक है। एंड टेस्ला का ग्लोबल राइवल है विनफास्ट, और ये इंडिया को एक ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाना चाहता है और वेस्ट एशिया और अफ्रीकन मार्केट में सेल्स करना चाहता है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद। तो यहाँ पे $2 बिलियन की फैसिलिटी यहाँ पे बात हो रही है तमिलनाडु में सेटअप करने की, और ये मिड 2025 तक ऑपरेशनल भी हो जाएगी। तो कंपनी फोकस कर रही है कि एंटायर ईवी इकोसिस्टम जैसे कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द कंट्री ये सेटअप करे। वी ग्रीन एक ग्रुप कंपनी है जो को इन्वेस्टर्स भी ढूंढ रही है कि यहाँ पे क्रिएट कर पाए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में। तो इन्होंने अपना सबसे पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल जो शोकेस किया था इंडियन मार्केट में, वो भारत मोबिलिटी एक्सपो में किया था, ग्लोबल एक्सपो में 2025 में। और नासडैक लिस्टेड ऑटोमेकर है, ये यूएस में लिस्टेड है नासडैक में। और इन्होंने 2 ऑल इलेक्ट्रिक प्रीमियम एसयूवीज VF7 एंड VF6 जो लॉन्च होंगे इस साल, ये शोकेस किए थे। तो इन्होंने काफी सोच समझ के, इनका कहना है, तमिलनाडु को चूज किया है। एंड यहाँ पे रीजन ये भी है कि सी पोर्ट से बड़ा पास है, एयरपोर्ट से बड़ा पास है, तो एक्सपोर्ट करना वहां से इजी है। देखिए जितने भी कोस्टल एरियाज है ना, उनको आप कभी बीट नहीं कर सकते हो। सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कोस्टल एरिया के पास ही होगी, सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल हब कोस्टल एरियाज ही बनेंगे। क्यों? क्योंकि वहां से आप कभी भी बहुत इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हो चीजों को। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, सी पोर्ट कनेक्टिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। चीजें एयर से तो ट्रैवल करती नहीं है, सी से ट्रैवल करती है दुनिया भर में। तो अगर आप कोई चीज ऐसे जगह पे मैन्युफैक्चर कर रहे हो जैसे नॉर्थ ईस्ट में जाकर के, तो वहां से आप कोई भी एक्सपोर्ट वाला आइटम नहीं बना सकते, क्योंकि उसे पोर्ट तक पहुंचाने का ही जो खर्चा होगा और टाइम होगा वो इतना ज्यादा होगा दैट इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस अगर आप स्केल पे बात करें तो। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी दिन आएगा कि हम देखेंगे कि इतनी दूर एक्सपोर्ट करने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो कभी भी वहां पर जाना चाहेंगे जो लैंडलॉक्ड एरियाज है इंडिया के। तो इसीलिए अगर आप डेवलपमेंट की भी बात करें तो ये बड़ा वन साइडेड होता है। एज अ कंट्री इंडिया डेवलप करेगी, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 28 के जितने भी हमारे सारे स्टेट्स हैं वो सारे एक साथ उतना ही डेवलप करें। इट इज गोइंग टू बी इम्पॉसिबल, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। जैसे कि कोस्टल एरियाज को कभी बीट कर पाना बड़ा मुश्किल है। एंड वैसे ही अगर आप देखेंगे लैंडलॉक्ड जो एरियाज है उन्हें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सब्सिडीज देनी होंगी, कुछ बहुत ही अलग करना होगा, तभी जाके इंडस्ट्रीज वहां पे आएंगी। एंड वो भी सिर्फ वही इंडस्ट्रीज आएंगी जो लोकल प्रोडक्शन के लिए काम कर रही है, या फिर सर्विस कंपनीज इस टाइप की जो एक्सपोर्ट नहीं करती, जिन्हें सी रूट्स नहीं चाहिए। तो वी आर लुकिंग एट इंडिया फॉर द डोमेस्टिक मार्केट। इनका ये कहना है वेस्ट एशिया एंड अफ्रीका। तो इंडिया में ये सेल भी करेंगे, वेस्ट एशिया में भी सेल्स करेंगे एंड अफ्रीका में भी सेल्स करेंगे। और इनिशियल फेज जो है यूनिट का, ये इन्वेस्टमेंट देखिए करीब 500 मिलियन डॉलर्स का यहाँ पे इनिशियल फेज में इन्वेस्टमेंट आएगा, जो होता है करीब करीब कितना 4,500 करोड़, विच इज
ऑफ कोर्स अ रियली बिग अमाउंट जो इनिशियल स्टेज पे ही कर रहे हैं। तो इनका कहना है एक्सपोर्ट्स की ड्राइवर होंगे जहाँ पे ग्रो करेंगे 25% एवरी क्वार्टर। ये एमआरएफ वन ऑफ द लार्जेस्ट टायर मेकर्स इन इंडिया है, वो मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक्स है जिनके सीईओ का ये कहना है। तो देखिए यहाँ पे बात क्या हो रही है एक्सपोर्ट ग्रोथ की, तो कहीं ना कहीं ये सेटअप होंगे अगर बाहर की कंपनीज, एंड अगर वेस्ट एशियन अफ्रीकन एक्सपोर्ट्स के लिए इंडिया को यूज करेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट का डेटा बहुत बढ़िया आएगा आगे, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़िया जनरेट होगी, एंड हमारा ओवरऑल जीडीपी भी अगर आप देखेंगे तो हमारे टारगेट्स को शायद हम मीट कर पाएंगे। प्राइवेट बैंक्स क्रेडिट कॉस्ट अप इन Q3 ऑन हायर प्रोविजंस। अब इसका मतलब क्या है? टाइटल ही कुछ लोगों को बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, मैं एकदम सिंप्लीफाई करके बता देता हूं आपको। प्राइवेट बैंक्स, अगर खाली बात करें प्राइवेट बैंक्स की, यहाँ सरकारी बैंक्स की बात नहीं हो रही है, राइट? तो प्राइवेट बैंक्स की अगर आप बात करते हो तो जो क्रेडिट कॉस्ट है इनका वो Q3 में बढ़ गया है। क्रेडिट कॉस्ट क्या होता है? हायर प्रोविजंस क्या होते हैं? भाई प्रोविजंस क्या होते हैं? तो देखिए यहाँ पे जब भी प्राइवेट बैंक अपना अर्निंग्स बनाता है, इनकम स्टेटमेंट बनाता है कि भाई मैंने कितना पैसा कमाया मुझे पता करना है, सारे खर्चे लिख लिए और सारे उसके बाद इनकम भी उन्होंने लिखे, और इनकम में से खर्चे को आप माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास? आपके पास आएगा आपका प्रॉफिट। तो बैंक क्योंकि उधार दे रहा है आपको, तो बैंक मान के चलता है कि इसमें से इस बार लेट्स से जो मेरा खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, उसमें मैं ये भी नोट करूँगा कि जो मैंने जितने भी लेट्स से ₹10 बैंक ने उधार दिया है और बैंक को लग रहा है कि 10% वापस नहीं आएगा, मतलब ₹1 वापस नहीं आएगा, तो इसको भी मैं एक्सपेंसेस में ऐड कर देता हूँ और इसको लिख देता हूँ ये प्रोविजन है। प्रोविजन मतलब क्या हुआ? प्रोविजन मतलब ये मेरा बजट है कि इतना पैसा नहीं आएगा, ये रिटर्न नहीं होगा, ये रीपे नहीं होगा। तो ये नॉन रीपेमेंट कैटेगरी में होगा, ये जो बंदा है ये पैसे नहीं लेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई दोस्त है जो आपसे उधार लेता है, नहीं लौटाता है, तो आप अगर उसे ₹500 उधार दोगे, तो आप उसको ये नहीं लिखोगे कि ये डेट है, ये वापस आने वाले हैं, ये डेट तो वापस आता है, हम उसको वापस आ सकते हैं उसको लिखते हैं। आप उसको डायरेक्ट राइट ऑफ कर दोगे, आप लिखोगे ये मेरा एक्सपेंस है। ठीक है? तो बैंक्स को भी ये करना होता है, ये मेरे एक्सपेंसेस हैं, वो ये मान के चलते हैं, एंड इसको वो एनपीए लिखते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो ये खर्चा बढ़ गया उनका, क्यों? तो देखिए क्रेडिट कॉस्ट बैंक्स का बढ़ा है, क्यों बढ़ा है? क्योंकि प्रोविजंस बढ़ गए हैं, मतलब बैंक से जो लोग पैसा ले रहे हैं इस बार, बैंक को लग रहा है कि इस बार ज़्यादा प्रोविजंस रहेंगे, ज़्यादा लोग पैसे नहीं लौटाएँगे। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने जो अर्निंग्स अनाउंस की अपने अक्टूबर से दिसंबर क्वार्टर की अर्निंग्स अनाउंस की है। एंड जो रिपोर्ट है यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रहा है क्योंकि हायर प्रोविजंस हैं, स्पेसिफिकली अनसिक्योर्ड रिटेल लोन्स के लिए, मतलब जो आम जनता को दिए जाने वाला जो लोन होता है जो अनसिक्योर्ड रहता है, जैसे पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड लोन, इन दोनों की बात हो रही है स्पेसिफिकली। एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आरबीएल बैंक, इन सब ने अनाउंस किया अपने Q3 अर्निंग्स और यहाँ पे देखा गया कि इनके स्लिपेजेस बढ़ गए हैं टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब स्लिपेजेस मतलब जो पैसे ईएमआई जो चेक बाउंस हो रहे हैं, आपके समझ लो कि आप नॉन रीपेमेंट हो रहा है ईएमआई का कई महीनों तक, तो इनके क्रेडिट कार्ड, जैसे हमने देखा अभी क्रेडिट कार्ड और माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट्स में ये प्रॉब्लम हो रही है, जो आम जनता को लोन दे रहे हैं। तो ये होपफुल है कि नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा इन पोर्टफोलियोज में बाय सेकंड क्वार्टर। एक्सिस बैंक का क्रेडिट कॉस्ट जो है बढ़ा है टू मल्टी क्वार्टर हाई। ठीक है, स्लिपेजेस भी बढ़े हैं। इनका कहना है कि सीजनैलिटी है और एलिवेटेड प्रोविजंस है यहाँ पे। तो ग्रॉस क्रेडिट कॉस्ट जो है वो अपटिक हुआ है इसमें 38 बेसिस पॉइंट्स का, मतलब 0.38% इनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया है। क्रेडिट कॉस्ट बढ़ने का मतलब इतने जो है प्रोविजंस बढ़ गए हैं कि यार ये पैसे पता नहीं वापस आएंगे नहीं आएंगे, और इनसे हमने कोई कोलैटरल भी नहीं लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड से पैसे ले लिए या फिर छोटा सा पर्सनल लोन ले लिया। तो क्रेडिट कॉस्ट इनका कहना है कि हाई रहने वाला है। एंड एक्सिस बैंक के जो फ्रेश स्लिपेजेस हैं ये बढ़े हैं बाई 46% ईयर ऑन ईयर टू 5,432 करोड़ फ्रॉम 3,715 करोड़। और जो लोन लॉस प्रोविजंस हैं वो इंक्रीज हुए हैं टू 2,185 करोड़ फ्रॉम 690 करोड़ इन द सेम पीरियड। तो नॉर्मलाइजेशन साइकिल होता है, ये प्रोग्रेस में है। अगर रिटेल एसेट क्वालिटी की बात करें, अगर आपका कंसर्न रिटेल एसेट क्वालिटी है, मतलब आम जनता को जो दिया गया लोन है, तो इनका जो रिकग्निशन है और प्रोविजनिंग है, पॉलिसीज हैं, वो काफी कंजर्वेटिव है। मतलब कंजर्वेटिव होने का मतलब ये है कि ये थोड़ा ज्यादा ही बड़ा प्रोविजन बना के चलता है कि शायद ज़्यादा ही पैसे ना आएँ, भले ही बाद में वो आ जाते हैं। तो इनका एक ये भी कहना है कि ये जो नंबर्स हैं, ये आप ऐसा समझो कि इससे बेटर ही रहेगा जो भी रहेगा, क्योंकि हम तो ज़्यादा कंज़र्वेटिव हैं, हम उल्टा थोड़ा खराब ज़्यादा दिखाते हैं। सिमिलरली कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कॉस्ट जो बढ़ा है, वो बढ़ा है हायर प्रोविजनिंग की वजह से फॉर इट्स माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो। क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ है फ्रॉम 0.65% टू 0.68%, एंड प्रोविजन बढ़ा है 37% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, 20.3% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया इनका 20%। इनका स्लिपेज जो था वो एक्चुअली कम था, लेकिन प्रोविजनिंग माइक्रो फाइनेंस स्लिपेज पे ज़्यादा था। मतलब माइक्रो फाइनेंस मतलब जो छोटे-छोटे लोन जाते हैं ना, बिल्कुल छोटे लोन,
उनकी यहाँ पे बात हो रही है कि इनमें थोड़ा-सा ज़्यादा स्लिपेज नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्रोविज़निंग ज़्यादा है। तो बैंक्स अभी भी होपफुल हैं कि ये जो नंबर है ना, ये आगे जाके मॉडरेट हो जाएँगे और ये जो प्रोविज़निंग है, ये कम हो जाएगी। लोग जो है टाइम से रीपे कर देंगे। इवन दो अभी स्लिपेजेस जो हैं वो एलिवेटेड हैं, थोड़े बढ़े हुए हैं, बट स्टिल इनका कहना है कि हम राइज़ देख रहे हैं डेलिंक्वेंसीज़ में, लेकिन यहाँ पे स्लो डाउन है इन ग्रोथ ऑफ डेलिंक्वेंसीज़। डेलिंक्वेंसीज़ मतलब क्या होता है? ये जो पेमेंट मिस करते हैं, इसको हम डेलिंक्वेंसी रेट बोलते हैं। डेलिंक्वेंसी रेट मतलब कितने लोगों ने अपनी पेमेंट्स मिस कर दी। ईएमआई जो है वो मिस कर दिया, नहीं रीपे कर पाए। तो माइक्रो फाइनेंस जो है ये प्लेटू करेगा, लेकिन इस क्वार्टर में नहीं एंड पोटेंशियली नेक्स्ट क्वार्टर एंड ओवरऑल बेसिस पे आप देखेंगे कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा 2026 के क्वार्टर 1 से। तो बैंक्स को लेकर के ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और हमें पता होनी चाहिए कि क्या होता है एनपीए, स्लिपेजेस, डेलिंक्वेंसी रेट। इंडिया लुक्स टू ब्रिंग मोर वुमेन इंटू वर्कफोर्स। आते हैं अगले आर्टिकल पर। इंडिया लुक्स टू ब्रिंग मोर वुमेन इनटू वर्कफोर्स। अब यहाँ पे इंडिया कंसिडर कर रहा है कि कुछ ऐसे मेजर्स लिए जाएं जहां पे हम इंसेंटिवाइज करें, कुछ इंसेंटिव्स बनाएं कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़े। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारी कंट्री का अभी कितना चल रहा है? अभी ये चल रहा है 41.7%। तो 41.7% अभी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है फीमेल्स का। और जो मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो है 77%, 77.2%। तो अगर आप ग्लोबल डेटा से कंपेयर करोगे, तो ग्लोबल डेटा अगर आप देखोगे तो फीमेल का करीब 50% है ग्लोबली एंड मेल का है 80%। तो हम दोनों में ही पीछे हैं, कहीं ना कहीं हमारा फीमेल एंड मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन थोड़ा कम है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स करने की बात की जा रही है वुमेन के लिए। एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करने की बात की जा रही है कि इनको एनकरेज किया जाए कि ये वर्कफोर्स को ज्वाइन कर सके। और ये पूरी तरीके से एग्जामिन किया जा रहा है कि फ्लेक्सिबल अरेंजमेंट्स यहाँ पे बनाए जाए। पुट क्लाइमेट एट द सेंटर ऑफ ग्रोथ। अनसर्टेनिटी जो है हमारे क्लाइमेट एक्शन पे जो पॉसिटी है फाइनेंशियल फ्लोज की, इट शुड इन्फॉर्म बजट 2025। इंडिया को यहाँ रेजिस्ट करना चाहिए प्रायोरिटाइजिंग क्या? ग्रोथ, जो डिसरिगार्ड करे एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन वेलबींग। मतलब ऐसे ग्रोथ के तरीके को हमें नहीं अपनाना चाहिए जो पूरी तरीके से इग्नोर कर दे हमारा एनवायरमेंटल और ह्यूमन वेलबींग। और इंस्टेड हमें ग्रीनिंग करनी चाहिए इकोनॉमी की विद इन लिमिट्स। और इस साल का जो बजट है वो ऐसा हो कि टर्बो चार्ज कर दे हमारे एफर्ट्स को, कि हम डीकार्बनाइज कर पाए हमारे इकोनॉमी को और रेजिलिएंट भी बना पाए। तो जो एल्योर होता है, मतलब अट्रैक्शन होता है ना, टेम्पटेशन, कि ग्रो नाउ थिंक लेटर, मतलब अभी ग्रो कर लो, बाद में सोचेंगे, बाद में पोजीशन फिक्स कर लेंगे, एक बार ग्रो तो कर जाए, पैसे तो आ जाए, राइट? जीडीपी आ जाए हमारी, बढ़ जाए, टॉप में आ जाए हम लोग। तो ये इसका टेम्पटेशन बहुत ज्यादा होता है, यही करने का मन करता है, लेकिन ये इन्विटेशन है टू अ वेरी बिग डिजास्टर। अगर ग्रीनिंग इकोनॉमी आप कर लेते हो तभी आप सेफगार्ड कर पाओगे अपने ग्रोथ को। 2024 जो था ये सबसे गर्म साल था, रिकॉर्ड अगर आप देखोगे ग्लोबली और इंडिया के लिए भी। तो ऑलरेडी डिक्लाइनिंग हमारे डीलिंग विद एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे हमारे चलते हैं हीट वेव, ड्राउट्स, फ्लड्स, डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर। आरबीआई का कहना है कि जो क्लाइमेट चेंज है हमारी जीडीपी से 3% को कम कर सकता है, घटा सकता है हमारी जीडीपी को 3% से बाय 2030। और अगर आप खाली बैठे रहो और कुछ ना करो तो जो इस इनएक्शन का कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कंसिडरेबल डेवलपमेंटल डेफिसिट्स हैं डिस्पाइट अ डिसेंटली ग्रोइंग इकोनॉमी। और इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो क्लाइमेट एक्शन को सेंटर ऑफ बजटरी एक्सरसाइज में ना रखे। मतलब जो बजट बनाने का एक्सरसाइज है हमारा, हम बजट बना रहे हैं जब, तो इसको सेंटर में रखना बहुत जरूरी है। हम नहीं अफोर्ड कर सकते कि इसे हम इग्नोर कर दें। जो बजट है इसे प्रोवाइड करना चाहिए क्लैरिटी कि क्लाइमेट फाइनेंस टेक्सोनॉमी को फिक्स करें, हमने जो लास्ट ईयर अनाउंस किया था उसे फाइनलाइज कर दे। एंड एयर पॉल्यूशन को हमें कैसे टैकल कर सकते हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट करते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, क्लीन एनर्जी में, इससे प्रायोरिटाइज करना चाहिए। इसके अलावा रादर देन बिजनेस एज यूजुअल जो रहता है क्लाइमेट एक्शन का, इंडिया को अपॉर्चुनिटी सीज करनी चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और इनोवेशन में, अफोर्डेबल लो कार्बन सोल्यूशन प्रोडक्ट्स बनाएं। और ये प्रोडक्ट्स हम दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज को भी बेच सकते हैं, डेवलप कंट्रीज को भी बेच सकते हैं। तो यहाँ एक प्लान होना चाहिए कि किस तरीके से अग्रेसिवली ट्रांजिशन हो पाए लो कार्बन ग्रोथ टू लो कार्बन ग्रोथ कंट्री, जो अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टमेंट्स फॉर इंडस्ट्रीज ऑफ द फ्यूचर, जॉब्स क्रिएट करेगा हमारे यंग पॉपुलेशन के लिए, एंड एक हाई क्वालिटी लाइफ हमारे सिटीजन्स को मिल पाएगी, जहां हवा, पानी और लैंड, ये तीनों चीजें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है ये मिले। एटलीस्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे यार हवा पानी तो ये क्या है, ये तो मिलता ही रहेगा, बाद में अभी ग्रो कर लेते हैं, अभी हो जाने दो इनको खराब, ऐसे हम नहीं कर सकते, राइट? ये बेसिक सांस लेने के लिए हवा तो एटलीस्ट क्लीन मिल जाए हमें। तो
RBI's got a tough call in February as global peers opt for rate cuts. Monetary easing by global central banks across developed and emerging ये देखिए, मैं एक बार हेडलाइन आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा पहले। यहाँ पे जिसको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता होगा, जो नया जिसने नया नया शुरू किया है न्यूज़पेपर का वीडियो देखना। आरबीआई के लिए बड़ा टफ कॉल है फरवरी में। क्यों? आरबीआई के लिए क्या टफ हो गया है भाई? क्योंकि देखिए, आप ग्लोबली जितने भी सेंट्रल बैंक्स है ना, जैसे हम पीयर्स बोलते हैं आरबीआई के, जैसे यूएस का फेडरल रिजर्व हो गया, बैंक ऑफ अगर आप देखें इंग्लैंड है, बैंक इंग्लैंड में, फिर जो चाइनीज सेंट्रल बैंक है, जापान के सेंट्रल बैंक को आप नहीं लेते हम लोग एग्जाम्पल में, तो सही रहेगा, क्योंकि वहाँ इकोनॉमी बिल्कुल उल्टा चल रहा है, हर चीज वहाँ अलग चलती है। तो हर जगह आप देखो तो एक चीज हमें देखने को मिल रही है। क्या है वो चीज? वो चीज ये है कि आप बस एक चीज देखो कि सब रेट कट कर चुके हैं। एक ना एक बार तो सबने रेट कट कर दिया है, ब्याज दर को घटा दिया है, लोन सस्ता कर दिया है। तो जो मॉनेटरी ईजिंग है ना, यहाँ पे हमने देखा है हर जगह शुरू हो चुकी है, लेकिन इंडिया में अभी तक नहीं हुई है। और इंडिया में प्रॉब्लम ये भी है कि हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट है ना, वो जंप कर जा रहा है। फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो आरबीआई के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर है कि आरबीआई पीछे छूट गया है। तो मॉनेटरी ईजिंग ग्लोबल सेंट्रल बैंक द्वारा अक्रॉस डेवलप्ड और इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हो चुकी है, पेज शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्ट हुए प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो जो लेटेस्ट मॉनेटरी ईजिंग थी बाय बैंक ऑफ इंडोनेशिया, सबसे पहला सेंट्रल बैंक जिसने रेट कट किए थे एशिया में, वो भी मार्केट को बाय सरप्राइज लेकर गए ड्यू टू वीक इंडोनेशियन रुपया। 4 of 6 सेंट्रल बैंक्स जो ओवरसी करते हैं मोस्ट हेविली ट्रेडेड करेंसीज, इन्होंने मीटिंग की सिंस नवंबर, और इन्होंने अपने लेंडिंग बेंचमार्क्स को क्या किया है? कम कर दिया है, मतलब ब्याज दर घटा दिए हैं। यस, उनके लोन सस्ते हो गए हैं। तो जब इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जब इसे चेयर किया गया बाय आरबीआई गवर्नर, ये 5 से 7 रिव्यू करेंगी पॉलिसी रेट्स को, एंड इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सेंट्रल बैंक प्रायोरिटाइज करेगा कि वो सबसे पहले तो लिक्विडिटी लेकर आए बैंकिंग सिस्टम में ओवर रेट कट। लिक्विडिटी मतलब बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा पैसे की कमी है, रुपए की कमी है, तो रुपए को इन्फ्यूज करें, ठीक है, ताकि बैंक्स के पास पैसा है और वो लेंडिंग कर पाए। इसके अलावा सेंट्रल बैंक्स अगर आप देखेंगे न्यूजीलैंड में और स्वीडन में, ये इन्होंने ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट कट कर दिए हैं बाय 50 बेसिस पॉइंट, मतलब 0.5% से। एंड यूएस का जो फेडरल रिजर्व है और बैंक ऑफ इंग्लैंड है, इन्होंने रेट कट किया बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। तो ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, इन सब ने भी अपने रेट्स को ना होल्ड करके रखा हुआ है। तो इन केस ऑफ इंडोनेशिया, बैंक ऑफ इंडोनेशिया ने एक कॉन्शियस कॉल लिया कि भाई हम ग्रोथ को प्रायोरिटी बनाएंगे, हमारे लिए ग्रोथ होना चाहिए, हमें करेंसी, हमारे करेंसी को स्ट्रेंथ देके कुछ नहीं करना है। जैसे इंडोनेशियन रुपया गिरता रहे डॉलर के अगेंस्ट, हमें मतलब नहीं, हमें ग्रोथ चाहिए। तो ऑन दी अदर हैंड अगर बैंक ऑफ कोरिया को अगर आप देखेंगे, तो उन्होंने एक डॉविश पॉज दिया। इन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट पॉलिसी से जो है देखेंगे थोड़ा सा, एंड अभी हम लोग डॉविश ही रहेंगे। आरबीआई के एमपीसी में अगर आप देखेंगे, तो हम देख सकते हैं कि ईदर ऑफ दो केसेस हो पाए। तो ग्रोथ और इन्फ्लेशन दोनों मॉडरेट हो रहे हैं। दिक्कत यह है कि इन्फ्लेशन तो नीचे आ रहा है, लेकिन ग्रोथ भी नीचे आ गया है। तो बहुत प्रेशर है आरबीआई के ऊपर कि इंटरेस्ट रेट को कट किया जाए। और अगर आरबीआई चूज करता है कि वो रेट पॉज कर दे, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेजर स्टेप्स जो सपोर्ट करेंगे डोमेस्टिक लिक्विडिटी को। मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, हम डिस्कस कर चुके हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, डॉलर रुपी स्वैप, राइट। ये सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू आरबीआई क्या करता है? बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी इन्फ्यूज करता है, मतलब पैसा डालता है बैंकिंग सिस्टम में, बैंक्स के पास पैसा आ जाता है इससे, एंड बैंक्स फिर वो लेंड भी कर पाते हैं, जैसे वेरिएबल रेट रेपो ऑप्शंस, ओएमओ परचेज, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ये सारे तरीके हैं जिससे इंजेक्ट की जा रही है लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में। एंड अगर आप गेज करेंगे लिक्विडिटी कंडीशंस को अभी, तो आरबीआई ने अनाउंस किया कि 1,25,000 करोड़ का वीआरआर मंडे को हुआ है अगेंस्ट 50,000 करोड़ ईच थर्सडे एंड फ्राइडे। तो एवरेज सिस्टम लिक्विडिटी जो है वो डिफिसिट में रही है 1.5 लाख करोड़ के करीब के, थोड़े उससे ज्यादा ही 1.55 लाख करोड़ का डिफिसिट रहा है लिक्विडिटी का। तो बैंक्स के पास पैसा भाई होना चाहिए, राइट। तो कहीं ना कहीं अब ये लिक्विडिटी इन्फ्यूजन तो होगा, बट इंटरेस्ट रेट हमारे घटेंगे यानी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इंडिया विल गेट मार्केट एक्सेस फॉर 98% ऑफ आइटम्स। इंडिया और ओमान, इनके बीच में एफटीए टॉक्स नियरिंग कंप्लीशन है, मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है नियरिंग कंप्लीशन चल रहा है। एंड अगर आप देखेंगे आफ्टर कंक्लूजन ऑफ नेगोशिएशंस ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओमान ने रिक्वेस्ट किया है कि वो कंसिडर करेगा कुछ कंसेशंस, मतलब इंडिया को रिक्वेस्ट किया है कि आप रिकंसिडर कीजिए, हमने कुछ कंसेशंस की बात की थी अर्लियर जो कंसीड किया गया था, और वो डिस्कशन चल रहा है इसके ऊपर। एंड बहुत ही मिनिमल चेंजेस की बात चल रही है यहाँ पे। जो नेगोशिएशन है एफटीए में विद ओमान, जो स्टार्ट हुआ नवंबर 2023 में, ये कंक्लूड हुआ है मार्च 2024 में। और जो साइनिंग है ऑफ पैक, ये एक्सपेक्टेड था कि ये कंप्लीट होगा बिफोर जनरल इलेक्शंस इन इंडिया लास्ट ईयर, लेकिन जो रिक्वेस्ट था फॉर रिव्यू फ्रॉम ओमान, ये डिले हो गया। तो कुछ एरियाज हैं जैसे कि सिगरेट्स, लिकर, जहाँ पे ओमान ने कहा है कि यहाँ पे रिव्यू होना चाहिए क्योंकि इट इज नॉट ऑफ मच इंटरेस्ट टू इंडिया। और अपार्ट फ्रॉम दीज टू, जो 125 से
130 प्रोडक्ट कैटेगरी है जहाँ कोई कंसेशंस नहीं मांगे गए हैं, तो दोनों साइड्स ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए गए हैं 3 से 4 इश्यूज जो फ्लैग किए गए थे ओमान द्वारा। एफटीए जो है ओमान का इट गोज़ बियॉन्ड व्हाट हैज़ बीन साइन्ड विद यूएई, जैसे स्कोप और लिबरलाइजेशन में इससे भी ज़्यादा बड़ा है वो, बड़ा स्कोप है इसका। और जो एफटीए है इसे ऑफिशियली डब किया गया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीईपीए। तो ये आप याद रखिएगा, ओमान के साथ हमारा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। इंडिया के एक्सेस करेगा 98% ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स इन ओमान एंड सिग्निफिकेंट एक्सेस देगा सर्विसेज को। ओमान का जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो रेंज करेगा फ्रॉम 0% टू 100%। और यहाँ पे स्पेसिफिक ड्यूटीज रहेंगी अलग से। 100% ड्यूटी एप्लीकेबल है कौन से आइटम्स पर, आप देख सकते हैं स्पेसिफिक मीट पर, वाइन पर या फिर टोबैको प्रोडक्ट्स पर। 2023-24 की अगर बात करें तो इंडिया का जो ट्रेड था ओमान के साथ था $8.9 बिलियन, जो डाउन था 27.7%। और एक्सपोर्ट्स थे $4.2 बिलियन एंड इंपोर्ट्स थे $4.5 बिलियन। तो जो फॉल था वो इसलिए था क्योंकि 42.8% डिक्लाइन हुआ इंपोर्ट्स में ड्यू टू डिक्लाइन इन ट्रेड ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोलियम। तो फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम की डिक्लाइन की वजह से हमारा ट्रेड कम हुआ। ओमान जो है तीसरा सबसे बड़ा गल्फ डेस्टिनेशन, हमारा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है अमंग गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज। तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज में तीसरे नंबर पर आता है ओमान, जहां पर हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। और एक्सपोर्ट ज्यादा बड़ा नहीं है, $4.5 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट है। तो इंडिया के हिसाब से ये साइज बहुत ही कम है, बट ये यहाँ पे एक्सपेंशन हो सकता है। एंड एज पर थिंक टैंक अगर आप देखेंगे, GTRI ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन गुड्स $3.7 बिलियन के जो गुड्स हैं, जैसे कि गैसोलिन, आयरन एंड स्टील एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीनरी, इन्हें सिग्निफिकेंट बूस्ट मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंडिया चाहता है कि ओमान में हम लोग और ज्यादा एक्सपोर्ट करें। एंड जो करंटली ओवर 80% ऑफ इंडियन गुड्स हैं जो ओमान एंटर करते हैं, एट एवरेज ऑफ 5% इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे चार्ज होता है। तो यहाँ पे और हमारा सस्ता हो जाएगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मुझे लगता है टैरिफ्स और कम हो जाएंगे एंड ओमान के साथ हमारे जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो और हम लोग डीपन कर सकते हैं इससे। पार्टनर और एडवर्सरीज, अब अच्छा ट्रेड रिलेशंस की बात करें तो ये एक आर्टिकल है, एडिटोरियल आर्टिकल, जहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया को बियॉन्ड चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी सोचना चाहिए, क्योंकि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर है वो रैपिडली चेंज हो रहा है। यस, यहाँ पे आप ये देखो कि अगर आप यहाँ पे चाइना की बात करें तो ये रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है। चाइना कौन से रेस्ट्रिक्शंस लगा रहा है? चाइना पे तो अब तक रेस्ट्रिक्शंस लगते रहे हैं। जी हाँ, लेकिन चाइना कह रहा है कि हम भी क्या कर रहे हैं भैया, हम एक्सपोर्ट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। कुछ जो आइटम्स हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं और जो आपको बहुत पसंद है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सर्टेन की इंडस्ट्रियल इनपुट्स, कैपिटल इक्विपमेंट जो इंडिया जाते हैं, वो कमेंटेटर्स ने वार्न किया है कि वो पोटेंशियल एडवर्स फॉल आउट होगा यहाँ पे, और इंडिया के जो सनराइज सेक्टर्स है वो भी इम्पैक्ट होंगे। जैसे फॉक्सकॉन का आईफोन यूनिट इंडिया में है और इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर बीवाईडी है, इनको डिलेज करने पड़ सकते हैं कंपोनेंट सोर्सिंग में। जैसे कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो मैन्युफैक्चर करता है एप्पल के प्रोडक्ट्स, यहाँ पे वो भी अफेक्ट हो सकता है इस मूव से। तो जो मूव होगा बाय वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग नेशन, ये सेट कर सकता है कि क्रॉस करे एक इनक्रेडिबल माइलस्टोन ऑफ हैविंग अ $1 ट्रिलियन ट्रेड सरप्लस विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन 2024। और ये एक्सपोज करता है सेवरल फैलेसीज और मिथ्स को। डिस्पाइट रिटोरिक, न्यू दिल्ली का जो रिटोरिक है कि बीइंग रिस्ट्रिक्टिव एंड चारी अबाउट इंपोर्ट्स फ्रॉम नेबर, नॉट जस्ट इट्स इंडस्ट्री, ना कि सिर्फ हमारी इंडस्ट्री एंड कंज्यूमर्स, लेकिन हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के भी जो एम्बिशंस है ना, वो डिपेंडेंट है हेविली चाइना पर। यस, हम लोग पूरी काफी तरीके से चाइना पर डिपेंडेंट हम लोग रहते हैं, इनपुट्स के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए, ओवरऑल जो इनवर्ड शिपमेंट्स आप देखिए, जैसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करता है ना, हमारे इंपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। तो यार मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रहा है तो वो तो एक्सपोर्ट कर रहा होगा, एक्सपोर्ट बढ़ने चाहिए, लेकिन हम जो भी मैन्युफैक्चर करते हैं उसके लिए हमें चाइना से सामान लेना होता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इंपोर्ट भी उसी तेजी से बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे कोई रियल पॉलिसी इंपेडिमेंट्स नहीं है बाय इंडिया। इन FY24 अलोन अगर आप देखेंगे तो चाइना ने रजिस्टर किया था एक मर्चेंडाइज ट्रेड सरप्लस ऑफ $85 बिलियन विद इंडिया। एंड टू बी श्योर अगर आप देखेंगे बाय चाइनाज डेटा, जो सरप्लस है वो इससे भी ज्यादा हो सकता है। चाइना का अगर आप डेटा देखेंगे तो सरप्लस शायद $103 बिलियन का हो सकता है 2024 में, जो काफी ज्यादा है 57 बिलियन जो रिपोर्ट किया गया था 2019 में। तो बीजिंग के जो कर्व्स हैं एक्सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएट गुड्स पर टू इंडिया, इट मे बी मेंट टू फोर्स इंडिया टू विड्रॉ। जो हमारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हमने चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पर और इशुएंस ऑफ वीजास पर टू चाइनीज प्रोफेशनल्स, हमें ये डिसीजंस वापस लेने पड़ सकते हैं। अगर हमने वापस लिए तो हो सकता है कि चाइना ये डिसीजन भी अपना वापस ले ले और इस तरीके की चीजें ना लेकर आए। लेकिन दैट इज एट बेस्ट हाफ द स्टोरी। जो चाइनीज मूव है वो बिट्रे करता है दैट इट इज क्वाइट अफोर्डेबल फॉर बीजिंग टू कर्ब सर्टेन एक्सपोर्ट्स टू इंडिया।
ठीक है। एंड इफ इट थिंक्स दैट कुड सर्व टू एनहांस इंडियाज टेक इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, तो इंडिया के पास लेस देन 5% शेयर है ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ग्लोबल, एंड इट डजंट मेक मच डिफरेंस फॉर चाइना अगर एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्टेन चूजन गुड्स जो है टू द कंट्री वो रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाए फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड, क्योंकि इन शॉर्ट चाइना का जो मूव है वो बियॉन्ड ट्रेड स्ट्रेटजी है, एंड यहाँ पे हॉस्टाइल मोटिव्स द्वारा भी ये गाइड हो सकता है कि भाई हमें तो इन्हें परेशान करना है, हमारा थोड़ा बहुत नुकसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा ट्रेड इतना बड़ा है कि इंडिया को ये सामान नहीं जाएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चाइना इस ट्रेड को ना वेपन की तरह यूज करना चाहता है, और रियलिटी ये है कि जो ये प्लान है इसका कोई सीरियस सेटबैक अभी तक हमने देखा नहीं है, डिस्पाइट पुशबैक बाय द वेस्ट। इवन यूएस का जो इंपोजिशन है ऑफ हाई टैरिफ्स चाइनीज गुड्स पर 2018 से, वो चाइना को स्लो नहीं कर पाया है। इतने टैरिफ लगने के बाद, इतने ट्रेड वॉर के बाद भी चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो 1.1 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा बढ़ा है बिटवीन 2017 एंड 2023। जो एनुअल शिपमेंट्स हैं टू यूएस 2023 में वो डाउन थे बाय 80 बिलियन डॉलर और 16% फ्रॉम 2017 लेवल, व्हिच इज टू बी नोटेड। वाइल जो मच टाउटेड चाइना प्लस वन C+1 सप्लाई चेन कैटेगरी है जहां पे इंडिया एक बिग गेनर होगा, ये भी स्टम्बल कर रहा है। चाइना ऑलरेडी हेडवे कर चुका है जहां पे इनके पास कोहेरेंट काउंटर स्ट्रेटजी है, ये यूज कर रहा है होस्ट ऑफ कंट्रीज जैसे कि मेक्सिको, वियतनाम और एशियन मेंबर्स। वहां पे क्या करते हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप कर देता है, और टैरिफ से बचने के लिए ऐसा आप दिखाओगे यूएस आके कि ये सामान वियतनाम से आ रहा है या इंडोनेशिया से आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, तो उन पे टैरिफ भी नहीं लगते और वो यूएस एंटर कर जाते हैं, और इसका प्रॉफिट्स कहाँ जाता है, इवेंचुअली चाइना में ही जाता है। जो स्ट्रैटेजी है बाय वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी जो स्टिल कंट्रीब्यूट करती है मोस्ट टू द ग्लोबल ग्रोथ, अकाउंट करता है फॉर थर्ड ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, ये और ज्यादा इंटेंसिफाई होगी नए डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, जहां एक्सपेक्टेशन है कि शार्पली ये रेज करेंगे टैरिफ चाइनीज गुड्स के लिए, एंड इंडिया यहाँ पे काफी पोजीशन कर पाएगा अपने आप को अच्छी तरीके से इस वर्चुअल वॉर जोन में, क्योंकि चाइनीज जितने भी हैं जब तक वो मैन्यूवर करेंगे या जो भी चीजें करेंगे, कहीं ना कहीं जो एडेड एडवांटेज है वो इंडिया ले सकता है अगेंस्ट टेरिफ्स, अगर वो सिर्फ चाइना के अगेंस्ट लगता है। अगर इंडिया भी आ जाता है इसमें देन फिर तो क्या कहना। तो इसे फोकस इट हैज टू फोकस मच मोर ऑन एक्सपोर्ट सेक्टर्स जहां पे रिलेटिवली इजी होगा टू मेक अ क्वांटम जंप, एंड सेटअप करेगा मोर अलायंसेस फॉर टेक इंसेंटिव प्रोडक्शन विद जापानीज, कोरियन एंड यूरोपियन फर्म्स। तो रुपया को हमें अलाउ करना होगा कि हम थोड़ा और फ्रीली इसे मूव करने दें और अपने रियल वैल्यू पे जाने दें, और जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन है और टैरिफ पॉलिसीज हैं ये वेल इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए, सप्लीमेंटेड होनी चाहिए विद क्रिएशन ऑफ डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज एंड सेल्फ इंटरेस्ट से गाइडेड होनी चाहिए। आते हैं अगले आर्टिकल पे, लिटिल टू चेयर फॉर इन अर्ली बर्ड शोइंग। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ज्यादा कुछ चेयर करने के लिए है नहीं। इस आर्टिकल का कहना है Q3 FY25 में जो नंबर है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि कंटिन्यूड स्लो डाउन है कॉर्पोरेट रेवेन्यूज में एंड अर्निंग्स ग्रोथ में। ओवरऑल नंबर्स जो है नॉन फाइनेंशियल फर्म्स के, हाउएवर अगर आप देखेंगे, बूस्ट बाय अर्निंग्स रिकवरी बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन इन 3 प्रीवियस क्वार्टर्स। तो ओवरऑल जो नंबर है ना हमारे नॉन बीएफएसआई कंपनीज के, नॉन बीएफएसआई कंपनीज कौन है स्टॉक मार्केट में, जो नॉन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस कंपनीज के अलावा जो भी कंपनीज है वो नॉन बीएफएसआई है। तो इनका जो नंबर आया है ना वो रिलायंस की वजह से बेटर लग रहा है। वैसे नंबर कुछ खास है नहीं, इनका ये कहना है कुछ बढ़िया इन्होंने खास किया नहीं है। जो कंपनी नॉन बीएफएसआई सेक्टर में है जो आउट परफॉर्म करी थी रेस्ट ऑफ इंडिया को, डबल डिजिट ग्रोथ रेट था रेवेन्यू में, अर्निंग्स में, और नॉन बीएफएसआई सेक्टर जो है अभी सिंगल डिजिट पे आ चुका है। ठीक है, जो ग्रोथ इनका 8 कंसेक्यूटिव क्वार्टर ऐसा ही चल रहा है। जो परफॉर्मेंस है नॉन बीएफएसआई सेगमेंट की, एक तो स्लो डाउन हुआ हमें रेवेन्यू में और प्रॉफिट ग्रोथ में आईटी कंपनीज के, तो उसकी वजह से हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। और ये जो कंपनी है ये सबसे बड़े कंपोनेंट है हमारे अर्ली बर्ड सैंपल का, जहां 46% का नेट प्रॉफिट और 31% नेट सेल्स आईटी से आता है। जो नेट प्रॉफिट है अगर आप देखेंगे 162 अर्ली बर्ड कंपनीज सैंपल, अगर इनका देखेंगे 8.7% ऊपर था, एंड इंप्रूवमेंट रहा है 6.2% से जो हमें लास्ट क्वार्टर देखने को मिला, एंड 4.4% जो लास्ट ईयर था। तो नेट प्रॉफिट इंप्रूवमेंट्स है, रेवेन्यू इंप्रूवमेंट्स है, लेकिन वो ग्रोथ अभी भी नहीं है जो पहले देखने को मिल रही थी, जो डबल डिजिट ग्रोथ रेट हम देख रहे थे। RER declines in December after November peak. तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रुपए का जो है ये मॉडरेट हो चुका है टू 107.2 आफ्टर हिटिंग अ पीक ऑफ 108.14 नवंबर में। तो लेटेस्ट डेटा रिलीज किया गया आरबीआई द्वारा जहां पे RER कितना आ चुका है 103.66 103.66 जनवरी 2024 में। तो ये है क्या, देखिए बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूं, हमने पिछले वीडियो में समझाया भी ऐसे कि RER रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट क्या बताता है कि रुपया ओवरऑल रिलेटिवली कैसा कर रहा है। ठीक है, अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसीज, आप बास्केट बनाइए। ठीक है, इस बास्केट में ढेर सारी आप अलग अलग करेंसीज को रखिए, चाहे डॉलर हो,
चाहे और जितनी भी जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं, आप यहाँ पे पाउंड रख सकते हैं, रूबल रख सकते हैं, जो भी कंट्री हमारे बास्केट है, और उसके अगेंस्ट आप रुपये को देख सकते हो कि रुपया कैसा परफ़ॉर्म कर रहा है इन रिलेटिव टू द बास्केट। तो इससे हमें पता चलता है कि ठीक है, रुपया डॉलर के अगेंस्ट नीचे गिरा है, लेकिन ओवरऑल जो पूरा बास्केट है उसके अगेंस्ट रुपया कहाँ परफॉर्म कर रहा है? क्या ये ओवर वैल्यूड है? क्या ये अंडर वैल्यूड है? जैसे कि अगर जापानीज करेंसी 20% गिर जाती है और रुपया सिर्फ 2% गिरता है डॉलर के अगेंस्ट, तो ओवरऑल हम ये नहीं कह पाएंगे कि डॉलर रुपया जो है वो बहुत डिप्रिशिएट हो गया। नहीं, जापानीज ज्यादा डिप्रिशिएट हुआ है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं रिलेटिवली यहाँ पे जापानीज करेंसी अब ज्यादा, मैं कहूंगा, आप देख सकते हैं कि ज्यादा अट्रैक्टिव है। एक्चुअली करेंसी जितना डेप्रिशिएट होते हैं, मुझे बोलते हैं, वो उतना ज्यादा अट्रैक्टिव है, उतना ज्यादा कंपिटिटिव है। क्योंकि एक्सपोर्ट अगर आप करना चाहते हो दुनिया में अपने प्रोडक्ट को, तो आपको अपने करेंसी को कंपेटिटिव बनाना होगा या कंपेटिटिव होने देना होगा। तो हमारा जो REER है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो जब 108 पर था ये, तो इसका ये कहना था, ये बताता था कि रुपया जो है ये 8% ओवर वैल्यूड है अभी। रुपए को गिरना चाहिए, क्योंकि 1 साल 2 साल से रुपया एक ही जगह पे चल रहा है लगातार। बिल्कुल ऐसा हो गया है कि चेंज ही नहीं आ रहा है इसमें कोई। तो अब जाके यहाँ पे हमें देखने को मिला कि रुपए में डिक्लाइन आया है और अब ये भी कंपैरेटिव हो रहा है बाकी करेंसीज की तरह। तो RER जो इन्फ्लेशन रिप्रेजेंट करता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, देखिए इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, और ट्रेड वेटेड एवरेज वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट इट्स ट्रेडिंग पार्टनर्स, जो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स है। और इससे एक्सटर्नल कंपैरेटिवनेस पता चलता है कि रुपया कितना कंपैरेटिव है। रुपया डेप्रिशिएट हुआ है, गिरा है कितना, 1.31% दिसंबर में, और डॉलर इंडेक्स बढ़ा है 2.75% टू 108.48 ड्यूरिंग द मंथ। तो ये मेजर करता है कि स्ट्रेंथ कितना है ग्रीनबैक का अगेंस्ट बास्केट ऑफ 6 मेजर करेंसीज। अगर हम बात करें डॉलर इंडेक्स की, DXY बोलते हैं इसे, तो रुपया जो है डिप्रिशिएट हुआ है। क्यों? क्योंकि FPI इंडिया छोड़ के बाहर गए, ठीक है, आउटफ्लोज हुए, और यहाँ पे यूएस ट्रेजरी यील्ड्स भी काफी बढ़े हैं, बॉन्ड यील्ड्स काफी बढ़े हैं। डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है क्योंकि फेडरल रिजर्व सिग्नल कर रहा है कि यहाँ पे रेट कट्स कम होंगे जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे, और इन्होंने सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट किया, जो एक्सपेक्टेशन थी 50 बेसिस पॉइंट की थी। तो इस एक ट्रेड डेफिसिट भी हमारा काफी बढ़ गया है, अगर आप देखेंगे, जिसकी वजह से रुपया डिक्लाइन होता है। ट्रेड डेफिसिट जितना बढ़ेगा, रुपया उतना डिक्लाइन होगा। क्यों? क्योंकि डॉलर की डिमांड उतनी ज्यादा बढ़ेगी, हमें पे करना है सामने वाले को। क्योंकि डेफिसिट में क्या है कि आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, राइट, इंपोर्ट करते हो तो पे करना होता है, और एक्सपोर्ट कम कर रहे हो जिससे पैसा आता है, तो पैसा जा रहा है, डॉलर के टर्म्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं रुपया वीक होता रहेगा। जो ट्रेड डेफिसिट डेटा है, इट वॉज नॉट गुड एंड देयर वर आउटफ्लोज। तो इन्होंने देखा कि रुपी डी वैल्यू हुआ है टू 85.50 पर डॉलर, एंड दैट इज व्हाई RER जो है वो नीचे आ चुका है। जनवरी नंबर्स ये इवन लोअर है विद द काइंड ऑफ मूवमेंट वी आर सीइंग इन 47 सेशंस में, पिछले 47 सेशंस में नवंबर 2024 से रुपया रिकॉर्ड लो जा गया है इन 30 सेशंस। नोटेबली जो पेस है रुपए के डिक्लाइन का, वो एक्सेलरेट हुआ है शार्पली रिसेंट सेशंस में, और तेजी से नीचे गिरा है। एंड RBI ने काफी इंटरवेंशन किया, लेकिन कोई फायदा नहीं उसका ज्यादा हुआ। रुपया फिर भी वीक होता ही रहा है, हमें वीक ही होता हुआ नजर आया है। तो अंडर सेट्रिस पैरेबिस कंडीशंस, जहां पे एक्सटर्नल कंडीशंस को कहा जाता है कि ये स्टेबल रहे, चेंज ना हो अगर, तो देर इज स्टिल अ रूम फॉर डिप्रिसिएशन ऑफ 20 से 30 पैसा इन द वैल्यू ऑफ रुपी। ये कहना है मदन सबनविस का, जो चीफ इकोनॉमिस्ट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, इनका कहना है कि रुपया यहाँ से 20 से 30 पैसे और डिक्लाइन कर सकता है डॉलर के अगेंस्ट। इतना स्पेस अभी भी हमारे पास है। India Incorporation lands in Davos as summit begins today in Trump's shadow. इंडिया इनकॉर्पोरेशन का जो टॉप ब्रास है, इंक्लूडिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी, टाटा ग्रुप के N चंद्रशेखरन, JSW के सचिन जिंदल, आदित्य बिरला के कुमार मंगलम बिरला, ये अटेंड करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एनुअल समिट इन डेवोस। मंडे से शुरू हो रहा है और काफी क्रूशियल टाइम पे है, जहां पे प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स लूम कर रहे हैं ओवर इंडिया। ट्रंप एक्सपेक्टेड है कि वो वर्चुअली अटेंड करेंगे WF ऑडियंस को, एंड इकोनॉमिक प्लान्स को रिवील करेंगे अपने, इंक्लूडिंग ऑन वीजास। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का ही कहना है। जो इन्फोटेक इंडस्ट्री है, ये रिप्रेजेंट की जाएगी बाय TCS चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के कृति वसन एंड ऋषद प्रेम जी, एंड जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है विप्रो के। इन्फोटेक इंडस्ट्री जो है, ये कंसर्न है अबाउट पॉसिबल रिडक्शन वीजा ग्रांट्स में टू इंडियन IT वर्कर्स, और कोई भी अगर चेंज होता है बाय एनी न्यू US गवर्नमेंट टू रिड्यूस वीजास, इट विल इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज। H1B वीजा प्रोग्राम की अगर बात करें, जो परमिट करता है US कंपनीज को टू हायर स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स किसी भी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में, ये भी एक लॉन्ग सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी रहा है। कोई भी जो चेंज होती है बाय ट्रंप, वो इम्पैक्ट कर सकता है इंडिया के $250 बिलियन के IT सेक्टर को। यस, एंड IT सेक्टर बहुत हेविली प्रेजेंट है US में। सबसे बड़ा इसका जो क्लाइंट है, कस्टमर है, वो क्या है? US।
जो स्टार्टअप वर्ल्ड है उसे रिप्रेजेंट करेंगे पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा एंड ज़ीरोधा को-फाउंडर निखिल कमार। और इंटरेस्टिंगली पूरी अंबानी फैमिली यहाँ पे ट्रिप कर रही है टू डेवोस इन स्विट्जरलैंड इंक्लूडिंग रिलायंस फाउंडेशंस, नीता अंबानी, आकाश अंबानी, अनंत अंबानी एंड ईशा अंबानी। जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर है रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय एक्सिस बैंक सीईओ अमिताभ चौधरी एंड संजीव बजाज चेयरमैन एंड जो चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है बजाज फिनसर्व के। तो काफी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे काफी सारे लोग जा रहे हैं वहां पे। और गिवन इट स्केल साइज एंड स्टेटस इंडिया ऐड करता है पावर एंड प्रेस्टीज टू डावोस। तो यहाँ पे बात चल रही है अलग अलग तरीके से कि कैसे यहाँ कोलैबोरेशन हो सकते हैं। कंट्रीज यहाँ पर जाके अपने आप को पिच करती हैं इंडस्ट्रीज के सामने और इंडस्ट्रीज को बताती हैं कि कितना लुक्रेटिव है हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना। अच्छा, काफी सारे चीफ मिनिस्टर जो हैं स्टेट्स के वो वहां पर जा रहे हैं ताकि वो प्रमोट कर पाए इंडिया को और अपने स्टेट को एज इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। तो स्टेट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काफी ज्यादा एफर्ट डाल रहे हैं। जैसे कि चीफ मिनिस्टर्स है और दूसरे मिनिस्टर हैं लाइनअप कर रहे हैं मीडिया कैंपेन्स। 6 इंडियन स्टेट्स महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड केरला ये compete कर रहे हैं फियर्सली। और इसमें मैं नया नाम देख रहा हूँ वो कुछ नए नाम्स भी इसमें मुझे नेम्स भी दिख रहे हैं इसमें जो पहले अगर आप देखेंगे तो ज्यादा नहीं दिखते थे। जो compete कर रहे हैं फियर्सली कि वो इन्वेस्टर अटेंशन कैच कर पाए इन दो लिटिल अल्पाइन टाउन ऑफ Davos in Switzerland and as part of annual meeting of World Economic Forum. Not only that, chief ministers जैसे कि देवेंद्र फडणवीस, चंद्रबाबू नायडू एंड रेवंत रेड्डी आर also expected to hard sell their states at grand venue. And as part of WEF अगर आप देखेंगे तो 2 इंडिया pavilions है, one for central government and another for delegation of 6 states जो ऑक्यूपाई करेगा different floor of second pavilion. एंड जो अदर्स हैं इंक्लूडिंग नारा लोकेश एंड टीजी भारत फ्रॉम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, मतलब अलग अलग स्टेट से देखिए आप मिनिस्टर्स भी हैं, चीफ मिनिस्टर्स भी हैं जिन्होंने टारगेट रखे हैं कि भाई हमें एटलीस्ट फॉर एग्जांपल $7 ट्रिलियन का एमओयू साइन करना है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। $1 ट्रिलियन सॉरी रुपी के टर्म्स में है ये, साइन करना है इतना एमओयू। तो जितने भी स्टेट्स हैं ये पूरी तरीके से अपना 100% यहाँ पे दे रहे हैं कि कैच कर पाए इन्वेस्टर्स का अटेंशन, बिजनेसमैन का अटेंशन और पिच कर पाए। जैसे तमिलनाडु ने की जो टीम है इन्होंने ग्लोबल कैंपेन किया है जिसका नाम है ब्रांड तमिलनाडु बुलिश ऑन टीएन, बुलिश ऑन तमिलनाडु। 4 डे इवेंट है। तमिलनाडु टीम ने ऑलरेडी लाइन अप किए हैं 50 मीटिंग्स पोटेंशियल पार्टनर्स के साथ जो एम करेगा टू डीपन कॉन्वर्सेशन विद ग्लोबल लीडरशिप। जो कमिटमेंट है टू पॉलिसी कंटिन्यूटी सस्टेन्ड ओवर सेवरल इयर्स इंश्योर्स कि जब ये एमओयू साइन हो तो हम देख पाए कि ये प्रोवाइड कर पाए स्ट्रीमलाइन अप्रूवल्स, क्रिएट कर पाए आइडियल इकोसिस्टम फॉर इंडस्ट्रीज टू थ्राइव। तेलंगाना फोकस करेगा ऑन तेलंगाना राइजिंग 2050 इनिशिएटिव और एज पार्ट ऑफ विजन यहाँ पे इन्होंने भी 3 डिस्टिंक्ट क्लस्टर्स बनाए हैं। तो देखिए कितना एफर्ट डाल रहे हैं स्टेट्स भी। केरला से भी अगर आप देखेंगे इसी तरीके के एफर्ट्स है कि वो इन्वेस्टर्स को लेकर आए अपने स्टेट में। आते हैं अगले आर्टिकल पे, कमर्शियल रियल्टी ग्रोइंग डिमांड बट लिमिटेड सप्लाई। अगर आप देखेंगे जो राइज इन डिमांड और अब्सॉर्प्शन है इसकी वजह से इंडिया का कमर्शियल रियल एस्टेट लैंडस्केप टॉप 9 सिटीज के लिए इंक्लूडिंग 4 मेट्रो यहाँ पे डायनेमिज्म दिख रहा है। जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं जीसीसीज, ये वन ऑफ द मेजर ड्राइवर्स हैं डिमांड ऑफ ऑफिस स्पेस। तो ये जीसीसीज क्या होते हैं, ऑफिस स्पेस होते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स होते हैं। जो कंसर्न्स हैं ओवर रिड्यूस लैंड सप्लाई फॉर कमर्शियल वेंचर्स एंड रिलेटिवली स्लो सेल्स फॉर रेजिडेंशियल स्पेसेस, इसकी वजह से सेक्टर कहीं ना कहीं पीछे रह गया एज कम्पेयर टू 2023। तो ऑफिस स्पेस का जो सप्लाई है वो करीब 9.5% घटा है ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे, और डिमांड बढ़ा है कितना 22%। तो 32% डिमांड 22% डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई घट जा रहा है 9.5%। तो यहाँ तो बहुत बढ़िया डिमांड है। और आईटी, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, फ्लेक्सिबल वर्क, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, बीएफएसआई सेक्टर, ये मेजर सेक्टर्स थे जो ऑक्यूपाई कर रहे थे लीज लैंड। रेसिडेंशियल सेल्स अगर आप देखेंगे, नए लॉन्चेस देखेंगे 2024 में तो डिक्लाइन हुए विज़ा-वी प्रीवियस ईयर एंड लिमिटेड एडिशन क्योंकि रहा है न्यू रिटेल स्पेसेस कैन लोअर सप्लाई। तो इसकी वजह से क्या है की लोकेशन की जो प्राइसेस है वो और ज्यादा इंक्रीज हो गई, रेंटल वैल्यू भी बढ़ गई। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट इंडियन रियल एस्टेट में $11.5 बिलियन इस टाइम पे 2024 में चल रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द बल्क ऑफ दिस अमाउंट। तो काफी यहाँ पे आप देखेंगे डिमांड बढ़िया चल रही है जीसीसीज की एंड यहाँ पे सप्लाई श्रिंक हुआ है। सो वी हैव टू सी कि यहाँ पे गो थ्रू हो जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जल्दी से एग्जीक्यूशन हो, कंप्लीशन हो, ताकि रेंटल जो कॉस्ट है वो भी थोड़ा सा मॉडरेट हो, बिजनेसेस के लिए भी इजी हो कि वो ऑफिस स्पेस रेंट कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रोज देखना चाहते हैं तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।